हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट वाले लेक्चर में, वीडियो में हमने ये सीखा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस मोड पे बेस्ड है। हालांकि 3 मोड सोचा गया था कि शायद डीएनए का रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव मोड का होता होगा, शायद डीएनए का रेप्लिकेशन डिस्पर्सिव मोड का होता होगा, या फिर डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड का होगा। लेकिन मिशेल्सन एंड स्टहल साहब ने इकोलाई के ऊपर हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन 15 फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए सीजियम क्लोराइड CaCl डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के माध्यम से ये साबित कर दिया कि नहीं, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिसमें हमें मालूम है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो डबल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड पहले अलग होते हैं और इसमें एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट की तरह काम करता है, तो दूसरा वाला स्ट्रैंड भी टेम्पलेट की तरह काम करता है। दोनों स्ट्रैंड इंडिपेंडेंट टेम्पलेट की तरह काम करते हैं और उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंटेरिटी का रूल फॉलो करते हुए न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लीमेंटेरिटी कहने का मतलब ये है कि अगर पेरेंट स्ट्रैंड पे, जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड है, अगर उस पे एडेनिन होगा तो न्यू स्ट्रैंड पे उसके सामने थाइमीन जुड़ेगा। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे गुआनिन होगा तो उसके सामने न्यू स्ट्रैंड पे साइटोसिन जुड़ेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी का रूल फॉलो करते हुए यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। इस कदर 2 न्यू डीएनए फॉर्म होता है और इस दोनों नए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को अगर देखा जाए तो एक स्ट्रैंड एज इट इज पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होता है। तो इस हिसाब से एक स्ट्रैंड पेरेंट से एज इट इज आया है कंजर्व्ड फॉर्म में और एक बिल्कुल नया बना है, यानी कि ना तो ये 100% कंजर्वेटिव है और ना 100% नया बना है, इसलिए क्या कहा गया है इसको, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि हमने लास्ट वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग देखने जा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं कि आखिरकार जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसके प्रोसेस क्या है, कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, स्क्रीन से चिपके रहिए, कान में ईयरफोन लगाए रहिए और सिंपली मेरी बातों को सुनते जाइए। आंखें भी खुले रखना क्योंकि स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, हालांकि कैसे, आखिरकार कैसे डीएनए रेप्लिकेट करता है। चलो तो इसको टॉपिक वाइज बांट के पढ़ते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो सबसे पहले इसमें समझते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर, कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे इन्वॉल्व होता है उसको हम लोग कहते हैं इनिशिएशन। अरे किसी ना किसी एक पॉइंट पे डीएनए का रेप्लिकेशन तो होगा। अब किसी ना किसी एक पॉइंट पे अगर डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनिशिएशन। जब स्टार्ट होगा तो फिर एक लंबी दूरी तक चलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलोंगेशन। और फिर कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगा कि चलते ही रहेगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा। अब वो एंड पॉइंट कोई तो कोई आएगा, तो उस एंड पॉइंट को हम लोग कहेंगे टर्मिनेशन। यानी कि डीएनए के रेप्लिकेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है इनिशिएशन, फिर है इलोंगेशन और फिर है टर्मिनेशन। चलिए अब समझते हैं इनिशिएशन के बारे में, क्योंकि सबसे मेन चीज तो इनिशिएशन ही है। डीएनए का रेप्लिकेशन कहां से इनिशिएट होगा, सवाल आता है ना मन में कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस जगह से इनिशिएट होगा। चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग किसका, प्रोक्रियोट का, इकोलाई का। इकोलाई का डीएनए है और इकोलाई का जो डीएनए होता है वो डीएनए का जो टोटल बेस पेयर होता है वो आपको हमने पहले ही बताया था कितना होता है, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। और इसको कई जगहों पे ऐसा लिखा जाता है 4.6 मिलियन बेस पेयर, MBP। तो अगर ऐसा लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, क्या लिख दिया गया है, इसी चीज को लिख दिया गया है। तो इतने सीक्वेंस होते हैं। अब इतने सीक्वेंस हैं तो किस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, कोई तो कोई पॉइंट होता होगा। चलिए जैसे मान लिया जाए कि इकोलाई का डीएनए यानी कि
क्रोमोसोम जो है, क्योंकि डीएनए ही पैक होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। हालांकि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि प्रोकैरियोट में ट्रू टाइप ऑफ क्रोमोसोम पाया नहीं जाता है। अब जैसा भी पाया जाता है इसको मान लिया जाए। ये इकोलाई का जो है वो कौन है? डीएनए है, जो कि डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर डीएनए है। और डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है तो रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा? नहीं समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से चलो ये हम लोगों का डीएनए है, ह्यूमन का डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए होता है। बोर्ड लिमिटेड है, बोर्ड पे जगह लिमिटेड है, इसलिए आपको दिख रहा है छोटा, लेकिन होता तो बहुत बड़ा है। कितना बेस पेयर होता है अगर याद हो तो? हैप्लॉइड सेट में बताया गया था 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। तो डिप्लॉइड में 2 से गुना कर देना, 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। तो ये यूकैरियोटिक डीएनए है। इसको मानिए किसका डीएनए है? यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए है। क्योंकि ऐसे अगर आदत रहा ना बोलने का यूकैरियोटिक डीएनए, तो सामने वाला तो समझ जाएगा, लेकिन आंसर कई बार गलती करवा देता है। क्योंकि यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है। अब बोलोगे साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में होता है ना? तो इसको आदत डाल लो क्या बोलने का? न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि लीनियर बनाए हो ना, तो न्यूक्लियर डीएनए। अब देखो ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, और प्रोकैरियोट का डीएनए उसकी तुलना में छोटा होता है। तो इनिशिएशन पॉइंट वैरी करता है। प्रोकैरियोट में ना एक डीएनए पे एक ही इनिशिएशन पॉइंट होता है, एक ही जगह से ओरिजिनेट करेगा। मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन जो इनिशिएट करेगा वो किसी एक पॉइंट से करेगा, और वहीं से इनिशिएट करके पूरे डीएनए को रेप्लिकेट कर देगा। फॉर एन एग्जाम्पल, वो इनिशिएशन पॉइंट मान लिया जाए ये है वो इनिशिएशन पॉइंट जिसको हम यहाँ पे रेड कलर से मार्क कर दिए हैं। तो ये वो इनिशिएशन पॉइंट है जो सिर्फ एक होता है। तो यही वो जगह है जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। यही वो जगह है जो डीएनए के रेप्लिकेशन को करवाने वाले इंजाइम्स को जुड़ने का न्योता देगा, फैसिलिटेट करेगा। क्योंकि जब तक इंजाइम नहीं जुड़ेगा तब तक कैसे रेप्लिकेशन होगा? नहीं हो पाएगा। तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसी को कहा जाता है। व्हाट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द पॉइंट, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसको कहते हैं? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं एक पॉइंट को जहां से डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। और बताओ प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम पे, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम पे कितना ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा? तो क्रोमोसोम अगर एक है तो डीएनए भी एक है, उसमें वन ही स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मतलब वन स्ट्रैंड नहीं, वन कॉपी ऑफ डीएनए है। और वन कॉपी ऑफ अगर डीएनए है तो उस पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक होगा। तो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम पे टोटल नंबर ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितना होगा? तो एक होगा। इसीलिए कई जगहों पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोटिक डीएनए को ऑरिसी कह दिया जाता है, ऑल्सो कॉल्ड ऑरिसी इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में इसको ऑरिसी कहा जाता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन क्रोमोसोम। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे एक ही मात्र ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? ऑरिसी। तो आप कहीं भी देखेंगे ना, इकोलाई वगैरह के बारे में, अगर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ाया जा रहा होगा तो वहां टर्म यूज होता है ऑरिसी। तो ऑरिसी का मतलब होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑन क्रोमोसोम। और ये भी याद रखना, सिर्फ एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ओनली वन ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओनली वन ऑरिसी ऑन प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में सिर्फ एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। मतलब यहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के बाद पूरा इंड होगा कि नहीं होगा? ऐसे करके पूरा जो है वो क्या होगा? इंड होगा, पूरा रेप्लिकेट करेगा। अब पूरा अगर रेप्लिकेट करेगा यानी कि इसमें फर्दर किसी और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये था इकोलाई के बारे में। लेकिन इधर तो रहा न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोट, बहुत बड़ा होता है, तो एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा, एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से काम नहीं चलेगा। तो देखो यहां मल्टीपल जगहों पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है।
मान लो यहाँ पे एक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, फिर थोड़ा दूर आगे चल के यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, फिर थोड़ा दूर आगे चल के यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। तो डीएनए का रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होके इधर चलेगा, यहां से स्टार्ट होके इधर चलेगा, यहां से स्टार्ट होके इधर चलेगा। तो एक बार में मल्टीपल रेप्लिकेशन पॉइंट है या सिर्फ एक है? तो मल्टीपल है। तो हम बोल सकते हैं इन यूकैरियोटिक डीएनए देयर आर मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इन यूकैरियोटिक डीएनए देयर आर मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितना होगा? एक होगा। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितना होगा? मल्टीपल होगा। तो बताइए इनिशिएशन का टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? अब आपसे कोई पूछेगा कि डीएनए का रेप्लिकेशन एवे ही कहीं भी इनिशिएट हो जाएगा या किसी एक पिक्यूलियर पॉइंट पे होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, पिक्यूलियर पॉइंट पे होगा और उस पिक्यूलियर पॉइंट का नाम होगा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब आपसे पूछा जाएगा भाई ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसा खास क्यों है? तो आप बोलेंगे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, खास सीक्वेंस होता है। चूंकि आप 12th लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए वो सीक्वेंस याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है। वो सीक्वेंस याद करना आपके लिए जरूरी नहीं है। वो 9 बेस पेयर और 13 बेस पेयर का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जो आपके सिलेबस के बहुत बाहर का चीज है, तो इग्नोर मारो। लेकिन इतना जरूर याद रखना, कुछ तो समझ में आए, तो इतना जरूर याद रखना कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक खास चीज होता है, खास जगह होता है। और ये वो खास जगह होता है जो रेप्लिकेशन करवाने वाले एंजाइम को फैसिलिटेट करता है डीएनए पे बाइंड करने के लिए। भैया डीएनए पे रेप्लिकेशन एंजाइम बाइंड करेगा तब ना रेप्लिकेशन करेगा। आपने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये पढ़ा ना कि हमारे सेल में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम कैटालाइज्ड नहीं होता है। और ये तो डीएनए का रेप्लिकेशन होने जा रहा है, ये तो बिल्कुल एंजाइम के बिना नहीं हो सकता है। बहुत सारे एंजाइम के नाम अभी आपको बताए जाएंगे। तो एंजाइम कहीं ना कहीं तो पहली बार जुड़ेगा और टॉपिक को स्टार्ट करेगा, तो उस एंजाइम को जुड़ने का जगह प्रोवाइड करता है कौन? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट जगह है। अगर डीएनए में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं होगा, आप किसी तरीके से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन काट के हटा दो, डैमेज हो जाए, तो क्या लगता है आपको ऐसे केस में हमारा डीएनए रेप्लिकेट करेगा कि नहीं करेगा? जवाब होगा नो, डीएनए विल नॉट रेप्लिकेट। इतना इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का महत्व बहुत ज्यादा है। बताइए टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब इसी फिगर पे एक और चीज समझने का कोशिश करते हैं। ये तो हो गया कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वगैरह है, लेकिन आप जरा हमको एक चीज बताओ कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है और जो यूकैरियोटिक डीएनए है उसमें एक वर्ड हम डिफाइन करना चाहते हैं, इसी फिगर से रिलेटेड वर्ड है, और वो वर्ड है रेप्लिकॉन। कहीं कहीं पे दिख जाता है लिखा हुआ रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन ना यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन होता है, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। अब यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब क्या? डीएनए का वो हिस्सा जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट ले रहा है उसको हम लोग कहते हैं रेप्लिकॉन। और यूनिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैसे हिस्से तो इधर बहुत हैं। ये हिस्सा देखो यहां से ऑरिजिनेट किया और यहां तक चला, यानी कि ये हिस्सा एक रेप्लिकॉन है। यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक चला तो ये दूसरा रेप्लिकॉन है। यहां से स्टार्ट हुआ और आगे तक चला होगा वो तीसरा रेप्लिकॉन है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और जहां तक वो टर्मिनेट ना हो जाए उसमें जो डीएनए का लेंथ आता है उस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकॉन कहते हैं। तो अब सोच के बताओ इस फिगर को देख के और इस फिगर को देख के, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए में एक रेप्लिकॉन होगा या एक से ज्यादा रेप्लिकॉन होगा? तो साबित हो रहा है यहां से यहां तक एक रेप्लिकॉन होगा, यहां से यहां तक एक रेप्लिकॉन होगा और उसके आगे एक रेप्लिकॉन होगा। तो अगर हम यहां पे मेंशन करें तो हम बोल सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक वन रेप्लिकॉन, वन रेप्लिकॉन, यहां से लेकर के यहां तक वन रेप्लिकॉन, वन रेप्लिकॉन, और यहां से लेकर के आगे तक वन रेप्लिकॉन।
तो बताइए कितने रेप्लिकॉन अभी आपको फिगर में दिख रहे हैं? 3 रेप्लिकॉन दिख रहे हैं, जबकि इसमें यहीं से स्टार्ट हुआ और पूरे चल दिया, यानी कि इसमें कितना रेप्लिकॉन होगा? एक ही रेप्लिकॉन होगा। तो बताओ प्रोकैरियोटिक डीएनए कैसा डीएनए है? मोनोरेप्लिकॉनिक, उसमें एक ही रेप्लिकॉन होता है। मतलब पूरा डीएनए एक रेप्लिकॉन की तरह काम करता है और एक जगह पे स्टार्ट होता है और सीधा अंत तक रेप्लिकेट कर जाता है। यूकैरियोटिक डीएनए में बहुत रेप्लिकॉन होते हैं, मतलब बहुत जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन एक बार में स्टार्ट होते हैं और फिर वो अपने अपने अंत जगह तक जाते हैं, है ना। यानी कि यहां लेबर सिस्टम है, देखो जरा बंटवारा कर दिया गया है कि भाई तुम इतना काम संभालो, हम इतना काम संभालेंगे, हम इतना काम संभालेंगे, लेबर सिस्टम। लेकिन यहां पे लेबर सिस्टम नहीं है, यहां पे है कि एक ही जगह काम स्टार्ट किया और पूरे निपटा के आ जाएगा। तो छोटा भी है, इसकी तुलना में तो बहुत छोटा है ना। कहां 3.3 इंटू 10⁹9 और कहां 4.6 इंटू 10⁶ है, 10 लाख के रेंज में है और ये 10 करोड़ के रेंज में है, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना। तो यहां पे अगर बोला जाए तो रेप्लिकॉन के बारे में, प्रोकैरियोटिक डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रेप्लिकॉन, मतलब कैसा होगा? मोनो रेप्लिकॉनिक, मोनो रेप्लिकॉनिक होगा। और यूकैरियोटिक डीएनए जो होगा, यूकैरियोटिक डीएनए जो होगा कंसिस्ट ऑफ मेनी रेप्लिकॉन, यानी कि कैसा होगा? पॉली रेप्लिकॉनिक होगा। तो ये एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये चीज बड़ा छोटा सा चीज है, लेकिन ध्यान रखिएगा, रेप्लिकॉन मतलब यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए का वो सेगमेंट जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेप्लिकॉन कहते हैं। क्लियर है? चलो अब एक और चीज इस फिगर से रिलेटेड है, उस पर बात कर ली जाए। इसमें तो कंफर्म्ड है भाई, रेप्लिकेशन का देखो डायरेक्शन समझ लो, प्रूफ कर देंगे हम लास्ट तक, लेकिन डायरेक्शन समझ लो। 5' से 3' होता है। जो नया वाला स्ट्रैंड बनेगा ना वो हमेशा 5' से 3' की तरफ बनेगा। तो नया वाला स्ट्रैंड 5' के 3' की तरफ बनेगा। तो ये मान लो 5' है और ये मान लो 3' है। तो ये अगर 5' है तो इसका दूसरा वाला इंड जो होगा वो कौन होगा? 3' और ये इंड होगा 5'। ठीक है। अब रेप्लिकेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो रेप्लिकेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में यहां पे हो रहा है, इधर ही चलेगा। लेकिन यहां देखो तो जरा, रेप्लिकेशन तो दोनों तरफ जा सकता है। यहां अगर हम सोचें तो रेप्लिकेशन यहां से स्टार्ट हो और इधर भी जा सकता है, और यहां से स्टार्ट हो और इधर भी जा सकता है। यानी कि यहां पे ऑप्शन है, क्योंकि देखो ना दूसरा ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है ना, तो इधर से पीछे की तरफ भी और आगे की तरफ भी, दोनों तरफ चलेगा 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 और यहां तक रेप्लिकेट कर देगा, है ना। लेकिन इस वाले में तो इधर एक और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो सकता है, तो एक तरफ से स्टार्ट करेगा और दूसरी तरफ ही जाएगा। मतलब आप समझो जरा, इस वाले में रेप्लिकेशन का डायरेक्शन कितना होगा? यूनी डायरेक्शनल होगा। लेकिन इस वाले में रेप्लिकेशन का डायरेक्शन कितना होगा? 2 डायरेक्शन का होगा। तो बताओ प्रोकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन कितने डायरेक्शन में होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए का रेप्लिकेशन का डायरेक्शन कितना होता है? यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ये होगा बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन एंड यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो हम यहां कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए परफॉर्म्स बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोटिक डीएनए परफॉर्म्स कौन सा? यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। तो बताइए ये रेप्लिकेशन स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट कैसा लगा? मजेदार या बेकार? प्रोकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक डीएनए कैसा रेप्लिकेशन होगा? बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। कैसे? ये रहा, ये रहा, डबल स्ट्रैंड बना दिया जाए, ये डबल स्ट्रैंड है। अब देखिए ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यही होगा, ये है इतना लंबा ऑरिजिन ऑफ क्या? रेप्लिकेशन। अब ये अगर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो चलो ऊपर वाला स्ट्रैंड यहां पे अगर 5' होगा तो ये कौन सा स्ट्रैंड होगा? 3'। यहां से अगर कट लगा देते हैं तो
यहां से हमने कट लगा दिया तब ना रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। कैसे कट लगता है अभी बताया जाएगा। तो अगर ये 5 डैश है तो इसका दूसरा वाला एंड कौन सा होगा, 3 डैश, तो ये 3 डैश होगा, तो ये दूसरा वाला एंड कौन सा होगा, 5 डैश। रेप्लिकेशन हमेशा किधर से किधर होता है, 5 डैश से 3 डैश, लेकिन किसका 5 डैश से 3 डैश, न्यू वाले का। लेकिन ये दोनों तो पेरेंट स्ट्रैंड है, तो पेरेंट का तो 3 डैश से 5 डैश होगा। तो देखो इसका कैसे रेप्लिकेशन चलेगा, ये इसका चलेगा 3 डैश से 5 डैश, नया स्ट्रैंड बनेगा कि नहीं बनेगा, इधर बनेगा, ये नया स्ट्रैंड बनेगा। और एक जो होगा वो इधर से स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला। इधर से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। तो बताइए जरा, इसका दोनों डायरेक्शन में चल रहा है कि एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में चल रहा है। और दोनों डायरेक्शन में चल रहा है तो इसको आप लोग कौन सा रेप्लिकेशन कहेंगे, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहेंगे। लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए का जो फिगर हम बनाए थे उसमें तो संभव ही नहीं है, इसलिए ये कैसा चलेगा, यूनी डायरेक्शनल चलेगा, यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, यूनी डायरेक्शनल रेप्लिकेशन, है ना। प्रोकैरियोटिक डीएनए इतना छोटा होता है, प्लस इसमें बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन भी चलता है, जिस वजह से ये चंद मिनटों में रेप्लिकेट कर जाता है। महज 18 मिनट के आसपास समय लगता है, जिसमें ये क्या कर जाता है, रेप्लिकेट कर जाता है। 18-19 मिनट लगता है समय, और उतना देर में ये रेप्लिकेट कर जाता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है वो बहुत बड़ा होता है, प्लस उसमें यूनिडायरेक्शनल रेप्लिकेशन चलता है, तो इसको रेप्लिकेट करने में कुछ घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे में तो सेल डिवाइड करता है, तो उससे तो कम देर में ना होगा, तो उससे कम देर में होगा, तो कुछ घंटों के अंदर जो है इसका डीएनए रेप्लिकेट करता है। लेकिन इसका कुछ मिनट के अंदर जो है डीएनए क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो ये इन दोनों के बीच का क्या था, बेसिक डिफरेंस था। तो बताओ स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में पहला इनिशिएशन कहां से होगा, समझ में आया कि नहीं आया। डीएनए रेप्लिकेशन के यूनिट को क्या कहेंगे, रेप्लिकॉन। कितने, अगर एक से ज्यादा रेप्लिकॉन हुए तो मल्टी रेप्लिकॉनिक, अगर एक ही रेप्लिकॉन हुआ तो यूनी रेप्लिकॉनिक या मोनो रेप्लिकॉनिक। इसके अलावा अगर एक डायरेक्शन में रेप्लिकेशन चलता है तो यूनी डायरेक्शनल जो कि यूकैरियोटिक है, और मल्टी दो डायरेक्शन में चलता है तो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन जो कि कौन है, प्रोकैरियोटिक डीएनए है। चलो ये टॉपिक तो हुआ समाप्त। अब इसमें देखा जाए कि इंजाइम्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है, तब से तो इंजाइम का हम महत्व लेते जा रहे हैं। इंजाइम्स जो है वो कौन कौन सा इन्वॉल्व्ड है, तो इंजाइम्स इन्वॉल्व्ड के लिए आपको इंजाइम्स के नाम पहले बता दिए जाएं और उसके काम बता दिए जाएं, है ना। इंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन, enzymes involved during DNA replication। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन सा एंजाइम क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में देखा जाए। तो अगर हम एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधी पता चल रहा है कि कौन कौन सा एंजाइम होना चाहिए। तो सबसे पहले डीएनए को इमेजिन करते हैं, है ना। ये मान लो कि डीएनए है, प्रोकैरियोटिक डीएनए है, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है। अब इस डीएनए में जब तक तुम दोनों स्ट्रैंड को अलग नहीं करोगे तब तक तो डीएनए का रेप्लिकेशन भूल ही जाओ, क्योंकि जब तक ये दोनों स्ट्रैंड अलग नहीं होगा तब तक इस स्ट्रैंड के आधार पर नया कैसे बनेगा, और इस स्ट्रैंड के आधार पर नया कैसे बनेगा, यानी कि ये दो स्ट्रैंड को तो अलग करना ही पड़ेगा बच्चों। दोनों स्ट्रैंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है, इसको हम कह सकते हैं बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए या टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए लिंक्ड बाय कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा वो क्या है, लिंक्ड है। और सवाल उठता है कि दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है कि नहीं करना है, तो अलग करना है, यानी कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन एक और सवाल तो बनता है, सवाल पूछने की आदत डालो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, तो साइंस में क्वेश्चन आस्किंग एबिलिटी आनी चाहिए, होनी चाहिए आपके पास। तो हमने तो आपको बोला कि हाँ भाई हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, लेकिन तुम ये भी तो बोल सकते हो कि रेप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऊपर से एक नया स्टैंड बना देंगे तो ये दोनों अलग चला जाएगा, ये दोनों अलग चला जाएगा, बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देंगे, तो पहले नया स्टैंड बना दीजिए बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेंगे। लेकिन आप तो बोल रहे हैं पहले ही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा,
ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेप्लिकेशन करवाने वाला, नया चेन बनवाने वाला जो मेन एंजाइम होता है, उस मेन एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज। उस मेन एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, सबसे मेन एंजाइम है। और यही डीएनए का क्या करता है? पॉलीमेराइजेशन करता है। नाम ही पढ़ो ना, डीएनए का पॉली बहुत बड़ा चेन बनवाएगा, मर बनवाएगा, पॉलीमर बनवाएगा, और एज मतलब एंजाइम। वो एंजाइम जो डीएनए का पॉलीमर बनवाएगा उसका नाम होगा डीएनए पॉलीमरेज। उसी प्रकार जो एंजाइम आरएनए का पॉलीमर बनवाएगा उसको कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज। कितना आसान है। इसको भी लोग रटते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन करवाएगा। ये सब रटने का चीज नहीं है, सब फील करो, महसूस करो, चीजों को समझो। इसलिए कहते हैं हर चीज रटना नहीं है, समझ लिए तो बहुत सारा चीज रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो फिर रटने का जो क्वांटिटी होगा ना वो कम हो जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज बाय डिफॉल्ट खुद ही हल्ला करके बता रहा है कि भाई हम तो डीएनए का पॉलीमर बनाएंगे, और आरएनए पॉलीमरेज खुद ही हल्ला करके बता रहा है कि हम तो आरएनए का पॉलीमर बनाएंगे, है ना। चलिए, डीएनए पॉलीमरेज ही नया चेन बनाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज का एक गंदा आदत है, डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डबल स्ट्रैंड पे जुड़ नहीं पाता है। इसको अपना काम करने के लिए सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, बस इसी का ना डिमांड आ गया। ये हमेशा किस पे काम करेगा? सिंगल स्ट्रैंड पे काम करेगा, ये डबल स्ट्रैंड पे काम नहीं कर पाएगा। अब इस भाई साहब का डिमांड आया है तो फुलफिल तो करना पड़ेगा, यानी कि इट स्टार्ट्स रेप्लिकेशन ऑन फॉर स्टार्ट ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू चेन डीएनए polymerase requires single stranded parent DNA strand, और यही एक्ट करेगा टेम्पलेट की तरह, विच विल एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। किसकी तरह एक्ट करेगा? टेम्पलेट की तरह। टेम्पलेट जिसको पढ़ पढ़ के नया डीएनए बनाया जाएगा, इसी के आधार पर नया डीएनए बनाया जाएगा। तो इसी को कौन सा स्ट्रैंड कहा जाता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड। यानी कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, नए चेन को बनाने को स्टार्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज भाई साहब ने ही शर्त रख दी कि हमको तो सिंगल स्ट्रैंडेड दोगे तो हम काम करेंगे, और अगर हमको सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं दोगे तो हम काम नहीं करेंगे। अब इसने शर्त रखा है तो पूरा तो करना पड़ेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज के साथ उसका साथ निभाने आता है एक एंजाइम जो यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना चालू करता है, और उस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, उसका साथ निभाने के लिए जो एंजाइम आता है उसका क्या नाम है? हेलिकेज। चलिए, तो एक दूसरा एंजाइम आ चुका है जिस एंजाइम का नाम है हेलिकेज। हेलिकेज, हेलिकेज क्या करता है? हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट डीएनए। पेरेंट डीएनए के दो स्ट्रैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ये क्या करेगा? तोड़ देगा। चलिए अब थोड़ा समझते हैं इसको। यहां पे ये एक ऐसे ही रस्सी का नमूना हमने आपके सामने रखा है ना। ये रस्सी का एक नमूना है जिसमें दो स्ट्रैंड है, और ये दो स्ट्रैंड आपस में दिख रहा होगा हेलिकली क्वाइल्ड है। जैसे इस एंड पे दिखा देते हैं, ये दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड, ठीक है। और ये दो स्ट्रैंड जो है वो आपस में क्या है? इस तरीके से हेलिकली क्वाइल्ड है। देखो हेलिकली क्वाइल्ड है, देखो हेलिकली क्या है? क्वाइल्ड है। ऐसे करके हेलिकली क्वाइल्ड है ना, ये हेलिकली क्वाइल्ड है। अब इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं, जरा ध्यान से देखते चलना। इस दोनों के बीच में क्या तोड़ते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ये दोनों पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब एक दूसरे के सामने में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। इसके एडेनिन के सामने इसका थाइमिन होगा, इसके गुआनिन के सामने इसका साइटोसिन होगा, इसके साइटोसिन के सामने इसका गुआनिन होगा, ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और इसको जबरदस्ती हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है, जबरदस्ती। और बच्चों हम बताते हैं हमेशा, जबरदस्ती का काम एनर्जी के बिना नहीं हो सकता है।
एनर्जी तो चाहिए, यानी कि हेलिकेज अपना काम जो परफॉर्म करेगा वो एटीपी के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि एटीपी इंडिपेंडेंट होगा। तो एटीपी डिपेंडेंट होगा, मतलब एनर्जी ड्राइवन काम होगा। एनर्जी अगर नहीं रहेगा तो क्या हेलिकेज अपना काम परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो एनर्जी यहां पे लगेगा। चलिए, एनर्जी लगा और हेलिकेज ने इसको अलग करना चालू किया। देखिए अलग कर रहा है, हेलिकेज अलग कर रहा है। अब ये इतना दूर अलग हो गया, दोनों सिंगल स्ट्रैंड बन गया कि नहीं बन गया? सिंगल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड, दोनों सिंगल स्ट्रैंड बन गया। लेकिन ये सोचो ना, ये पूछो ना क्वेश्चन कि दोनों सिंगल स्ट्रैंड भी तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो हेलिकेज अगर आंख इधर ऐसे मोड़ा तो ये दोनों वापस ऐसे नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा ना, वापस से जुड़ जाएगा। यानी कि हेलिकेज जब तक रहेगा तब तक तो इसको हेलिकेज तो काटते आगे बढ़ रहा है। हेलिकेज भाई साहब यहां से शुरू किया और काटते हुए कहां जा रहा है? आगे की तरफ जा रहा है, और काटते हुए आगे की तरफ जा रहा है, तो हेलिकेज तो यहां बढ़ गया। तो ये दोनों ऐसे जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? बताओ, इंड पे जुड़ सकता है कि नहीं जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ सकता है। तो जुड़ गया तो इसका शर्त कहां पूरा हुआ? यानी कि खाली हेलिकेज से काम बनेगा जी? बनेगा? क्वेश्चन समझ में आया? हेलिकेज तो तोड़ता हुआ आगे बढ़ते जा रहा है ना, हेलिकेज तोड़ता हुआ आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन पीछे से ये दोनों वापस से तो जुड़ सकता है, पीछे से वापस से कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो हो सकता है। तो कोई तो होना चाहिए ना जो इन दोनों को पकड़ के बैठा रहे कि नहीं नहीं, हेलिकेज को कहे तुम आगे बढ़ो, हम इन दोनों को बताते हैं। यानी कि जैसे मेरा फिंगर अभी काम कर रहा है, हेलिकेज आगे बढ़ते जाएगा और यहाँ पे इसको पकड़े रहेगा, यहाँ पे इसको पकड़े रहेगा। कहाँ पे? इंड पे। और इन दोनों को आपस में जुड़ने देगा कि नहीं जुड़ने देगा? नहीं जुड़ने देगा। मतलब वो सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन को मेंटेन रखेगा कि डबल स्ट्रैंड बनने देगा? वापस इसको डबल स्ट्रैंड बनने देगा कि सिंगल स्ट्रैंड कंडीशन को मेंटेन रखेगा? तो सिंगल स्ट्रैंड कंडीशन को मेंटेन रखेगा। उस प्रोटीन का नाम है एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या नाम है? एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन क्या काम होगा बच्चों इसका? ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद दोनों पेरेंट स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड बन चुके हैं, उन सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड की स्थिति में बरकरार रखेगा। यानी कि मेंटेन्स सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन ऑफ parent strand after hydrogen bond breaking done by हेलिकेज। हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया, उसके बाद डीएनए बन गया सिंगल स्ट्रैंडेड, और उस सिंगल स्ट्रैंडेड स्थिति को बरकरार रखने के लिए एसएसबी सिंगल स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाएगा और उसको किस स्थिति में रखेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में रखेगा। तो ये हो गया एसएसबी का काम। क्लियर है? लेकिन एक बड़ा कमाल का चीज है, आप ध्यान दो। मेन चीज ये रस्सी ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं लाए थे, ये मेन चीज के लिए आपको लाया गया है। चलिए इस वाले एंड पे देखिए, अभी एकदम कोई नहीं हम अलग किए हैं। हेलिकेज को बुलाओ, यहां आया डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज कहा कि नहीं नहीं हम नहीं काम करेंगे भाई, ये तो डबल स्टैंडर्ड है, हमको तो सिंगल स्टैंडर्ड हम मांगे थे। तो हेलिकेज आएगा, एकदम कहेगा चलो तुमको हम बना के देते हैं। हेलिकेज आया क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो कोरिया वाला काम कर रहा है, उसको कर देना चाहिए था, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज भी अपना एक शर्त रखे हुए है कि भाई हम नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे। तो हेलिकेज आया, आराम कर रहा था बेचारा, आया कष्ट में, एनर्जी का पोटला भी ढो के लाया, क्योंकि बिना एनर्जी के तो दोनों अलग हटेगा नहीं, तो एनर्जी भी लेके आया, एटीपी भी। और हेलिकेज जब आया तो एटीपी को कहा टूटो भाई, और जब वो टूटा तो एनर्जी रिलीज हुआ। हेलिकेज उस एनर्जी का प्रयोग किया, ये दोनों जो लपेटा हुआ था आपस में, लपेटे हुए थे दो यहाँ पे, उन दोनों लपेटे हुए लोगों को, डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करना चालू किया। तो फोर्स के साथ में चालू करेगा तो फोर्स लगाने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, तो एटीपी ड्राइवन है। देखो चालू किया चालू किया चालू किया, ये दोनों बताओ इतना दूर सिंगल स्ट्रैंड बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे ये दोनों में इतना प्रेम है, ये बार बार तीसरा खुल जा रहा है, ये दोनों में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि हेलिकेज तो जबरन इन दोनों को लपेटा हुआ था तो अलग कर दिया, लेकिन हेलिकेजवा आगे अगर बढ़ेगा तो वापस से पीछे नहीं जुड़ जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा ना।
तो ये प्रेम रहने देना है कि नहीं? तो हेलिकेज को गार्ड खड़ा कर देता है कि भाई हम करते जा रहे हैं, तुम पीछे से रोकले रहना, नहीं तो दोनों फिर चिपकेगा। तो उस दोनों को सिंगल स्ट्रैंड को आपस में जुड़ने दिया जाएगा कि नहीं जुड़ने दिया जाएगा? वापस से ये दोनों सिंगल स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो नहीं बनने दिया जाएगा। और कौन साहब? बॉडीगार्ड साहब को दे दिया गया है एसएसबी, बी माने बॉडीगार्ड, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कन्फर्मेशन में मेंटेन करके रखता है। एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ये एक ही स्ट्रैंड के साथ जुड़ता है, सिंगल स्ट्रैंड के साथ, और इस तरीके से दोनों को सिंगल स्ट्रैंड रखता है कि नहीं रखता है? रखता है। लेकिन अब देखो जरा खेल, अगर हेलिकेज अपोजिट इंड पे देखना बाबू, यहां नीचे वाले इंड पे देखना, ये अगर ऐसे खोलते चला जाएगा तो देखो तो अपोजिट इंड पे ज्यादा क्वाइलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपोजिट इंड पे ज्यादा क्वाइलिंग हो रहा है। अब हम खींच रहे हैं तो बड़ा हमको कष्ट हो रहा है, खिंचा तो रहा है क्योंकि हम ताकत लगा रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ सुपर क्वाइलिंग, छोटा सा सुपर क्वाइलिंग यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? यानी कि एक तरफ से तो हम क्वाइल खोल रहे हैं और दूसरी तरफ दूसरे इंड पे देखो तो कितना ज्यादा सुपर क्वाइलिंग हो गया जी, बहुत ज्यादा, गांठे बन जाएगा, इतना बड़ा सुपर क्वाइलिंग हो गया। और जब रस्सी में इतना बड़ा गांठ बन सकता है, इतना अटक अटक के खुल रहा, हमको बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, अटक अटक के खुल रहा है, तो सोचो डीएनए में नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। अब डीएनए में अगर होता होगा तो इस सुपर क्वाइलिंग को अगर हम रिलैक्स नहीं करेंगे, इसको कम नहीं करेंगे, तो एक समय के बाद खुलबे नहीं करेगा। लो दम लगा रहे नहीं खुल रहा है तो खुलबे नहीं करेगा। तो इस सुपर क्वाइलिंग को इनहिबिट करने वाला एंजाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? तो एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टॉपो आइसोमेरेज, वो इसके नीचे यहां काम करता है, और यहां जब जैसे ही बहुत क्वाइल होता है ना तो उसको काट काट के सुलझा के फिर जोड़ देता है, काटता है, सुलझाता है, फिर जोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? टॉपो आइसोमेरेज। क्या बोल सकते हैं? टॉपो आइसोमेरेज रिलैक्स करता है सुपर क्वाइलिंग को। कहां? जिस इंड से खोल रहे हैं उस इंड पे कि उसके अपोजिट इंड पे? तो अपोजिट इंड पे। बताओ समझ में इसका कुछ फायदा मिला कि नहीं मिला? एक तरफ से खोलना था, सिंगल स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड ऐसे लपेटे हुए थे, दोनों लपेटे हुए चीजों को अलग कर रहे थे, प्रेम बहुत ज्यादा था, हेलिकेज ने जबरन अलग किया, लेकिन साथ में बॉडीगार्ड छोड़ दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों को कहा चल अलग हट के रह, जब तक हम हैं तब तक तुम दोनों अलग रहेगा। अब ये दोनों सदा के लिए क्या रहेगा? जब तक एसएसबी है तब तक अलग रहेगा। लेकिन जो पिछला इंड है वो तो खूब क्वाइल हो जाएगा, तो उस खूब क्वाइल वाले पे हेलिकेज काम नहीं कर पाएगा, तो उस खूब क्वाइल वाले को नॉर्मल क्वाइलिंग पे कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? टॉपो आइसोमेरेज। वो सुपर क्वाइलिंग को क्या करता है? रिलैक्स करता है। कहां पे? अपोजिट एंड पे। तो बताओ एक और नाम आया कि नहीं आया? उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है टॉपो आइसोमेरेज। हालांकि टॉपो आइसोमेरेज नाम का इस्तेमाल हम लोग यूकैरियोटिक डीएनए के लिए करते हैं, और वही एंजाइम के जैसा काम करने वाला एंजाइम होता है डीएनए गाइरेज। गाइरेज जो टॉपो आइसोमेरेज के जैसा ही काम करता है। तो अगला एंजाइम आ गया बच्चों टॉपो आइसोमेरेज इन यूकैरियोट एंड डीएनए गाइरेज इन प्रोकैरियोट। डीएनए गाइरेज जो होगा वो किसमें होगा? प्रोकैरियोट में होगा। तो यहां पे यूकैरियोट में आ गया डीएनए टॉपो आइसोमेरेज, और प्रोकैरियोट में कौन आ गया? डीएनए गाइरेज। और ये दोनों जो होगा वो क्या करता है? रिलैक्सेस द सुपर क्वाइलिंग ऑफ डीएनए एट अपोजिट end, relaxes the super coiling of DNA at opposite end। जब उन दोनों स्ट्रैंड को अलग कर रहा होता है तो अपोजिट एंड पे जैसा अभी हमने दिखाया सुपर क्वाइलिंग हो जाता है, उसको ये क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो बताइए डीएनए पॉलीमरेज के बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा, यही है मेन पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम। अभी इसके भी टाइप्स आपको बताए जाएंगे। हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस है। एसएसबी जो दोनों स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में रखने के लिए वहां पे छोड़ दिया गया है, और अपोजिट एंड पे जो सुपर क्वाइलिंग हो रहा है उसको प्रिवेंट करने वाले का नाम क्या है? टॉपो आइसोमेरेज। सारे एंजाइम्स का काम समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? डीएनए पॉली, क्योंकि ये सब तो एक एक लाइन दो दो लाइन का काम था, मेन खिलाड़ी तो अपना डीएनए पॉलीमरेज है।
तो उस पर थोड़ा और फोकस किया जाए, तो चलिए उस पर फोकस करते हैं। प्रोकैरियोट में ना डीएनए पॉलीमरेज अगर नीट के सिलेबस के हिसाब से हम बात करें तो 3 तरह का होता है। अब तुम बोलोगे नीट के हिसाब से क्यों बोल रहा आप सीधा सीधा बोलिए कितने टाइप का होता है। तो बच्चों ऐसे वो 5 प्रकार का होता है, लेकिन नीट का सिलेबस थोड़ा बेसिक सिलेबस है, तो बेसिक सिलेबस के हिसाब से वो 3 तरह का होता है, क्योंकि चौथा और पांचवा थोड़ा हाई लेवल का चीज है और उसको समझाने के लिए थोड़ा सिलेबस में ऊपर जाना पड़ता है, और वो अभी हमारे सिलेबस की डिमांड नहीं है। तो यूजुअली आपसे पूछेगा तो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, दे आर ऑफ 3 टाइप्स usually in प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, तो डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3, है ना। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 हो जाएगा। एक रिसर्चर थे जिनका नाम था कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग वही रिसर्चर हैं जिन्होंने सबसे पहली बार लैबोरेटरी के अंदर डीएनए को सिंथेसाइज किया था। कॉर्नबर्ग वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू आर्टिफिशियली सिंथेसाइज डीएनए इन लैबोरेटरी, सेल फ्री सिस्टम में उन्होंने बनाया था, और उन्होंने ही इस एंजाइम के बारे में डिस्कवरी भी किया था। इसीलिए इस एंजाइम का नाम उनके नाम पे रख दिया गया है कॉर्नबर्ग्स एंजाइम। कॉर्नबर्ग्स एंजाइम। तो कॉर्नबर्ग्स एंजाइम किस एंजाइम को कहते हैं हम लोग, डीएनए पॉलीमरेज 1 को कहते हैं। प्रोकैरियोट की बात हो रही है, प्रोकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेज 1 को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्नबर्ग्स एंजाइम कहते हैं। ठीक है, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज कौन हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 2 हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 2 हो जाएगा। और तीसरा कौन हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज 3 हो जाएगा। तो 3 है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, तीनों हम आपको बता दिए। अभी आप क्या जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज के बारे में, तो अभी आप जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए का पॉलीमर बनाता है, हेल्प्स इन कैटालिसिस ऑफ न्यू सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी कि कैटालाइजेस द synthesis of new strand of DNA। ये न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के सिंथेसिस को क्या करता है, कैटालाइज करता है। ये आप जानते हैं, लेकिन अब देखिए ट्विस्ट आने वाला है, ये कुछ और काम भी करता है। आप समझो पहले, इस पे बाद में आते हैं, पहले समझो। देखो ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, आप कॉइल वॉइल नहीं करते हैं, सीधा सीधी बना के तुमको बेसिक चीज दिखाते हैं। ये डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, ये 2 स्ट्रैंड यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से क्या है, जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से जुड़ा हुआ है। समझना बात को, 5 डैश है, 3 डैश है, 3 डैश है और 5 डैश है। मान लो यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, एडेनिन, तो यहाँ कौन होगा बच्चों, थाइमीन, यहाँ गुआनिन, तो यहाँ कौन होगा, साइटोसिन, यहाँ साइटोसिन, तो यहाँ कौन होगा, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, ये मान लो कोई ऐसा ही डीएनए है, एक छोटा सा डीएनए का फ्रेगमेंट हम ले लिए। अब नया स्ट्रैंड तो बनता है 5 से 3, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इधर से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मान लो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, क्योंकि टेम्पलेट के तो कॉम्प्लीमेंट्री ना बनेगा जी। तो ये अगर 3 से 5 है तो नया वाला तब ना 5 से 3 बनेगा, तो नया स्ट्रैंड इस डायरेक्शन में बनेगा। तो एक स्ट्रैंड को मानते हैं, तो मानो कि इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। लो, हाइड्रोजन बॉन्ड को हेलिकेज ने क्या किया, तोड़ दिया। हेलिकेज साहब ने इस दोनों के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, यानी कि ये स्ट्रैंड किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक्ट एज टेम्पलेट, और ये भी एक्ट करेगा किसकी तरह, टेम्पलेट, एक्ट एज टेम्पलेट। न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किधर से किधर होता है बच्चों, 5 से 3 होता है। तो देखो इसका न्यू स्ट्रैंड किधर बनेगा, यहां से इधर की तरफ बनेगा, न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस, न्यू
स्ट्रैंड सिंथेसिस होगा और इसका न्यू स्ट्रैंड इधर बनेगा, तो इधर बोलेंगे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस। न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस इस डायरेक्शन में होगा, तो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस जो होगा वो हमेशा होगा ऑलवेज इन 5' to 3', ऑलवेज इन 5' to 3', क्योंकि 3' पे ही ना OH फ्री होता है, तो नया न्यूक्लियोटाइड तो हमेशा 3' पे ही जुड़ पाएगा। ठीक है, तो चलो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसिस कैसे होगा वो इस फिगर में नहीं बता रहे हैं, वो तो हम बाद में बताएंगे पूरा, लेकिन हाँ इस डायरेक्शन में होगा। अब चलो मुद्दा पे आते हैं, हम बताना क्या चाह रहे थे, तो चलो इसको थोड़ा सा यहां से हटाते हैं, न्यू डैश बताएंगे बाद में, 5' से 3' कैसे होता है। चलिए नया स्ट्रैंड हम आपको बना के दिखाते हैं, तो इस डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बन रहा है। चलो टी आया तो टी के बदले यहाँ कौन जुड़ेगा बच्चों, एडेनिन जुड़ गया, सी के बदले कौन जुड़ेगा यहाँ पे, गुआनिन जुड़ गया। तो देखो एडेनिन को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज, गुआनिन को जोड़ने वाले एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि थाइमिन के कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन जोड़ दिया, साइटोसिन के कॉम्प्लीमेंट्री गुआनिन जोड़ दिया। चलो आगे बढ़ा, और यहाँ गुआनिन था तो यहाँ क्या जुड़ना चाहिए था, साइटोसिन। ये कौन सा डैश है, 5' और ये कौन सा डैश होगा, 3'। यहाँ पे क्या जुड़ना चाहिए था, साइटोसिन। ये मतलब वही बात है ना कि कई बार हम क्लास में बोल रहे होते हैं और आप लोग लिख रहे होते हैं, डिक्टेट करवा रहे होते हैं और आप लिख रहे होते हैं, तो हमने बोला लिखो ए, तो आपने ए लिखा, लिखो बी, आपने बी लिखा, सी डी ई एफ जी एच आई जे, जा गड़बड़ा गया। यहाँ पे एच लिखना था लेकिन क्या लिख दिए गलती से, आई लिख दिए, तो तुम ही ना पहचान लिए कि जा सर बोले थे एच लिखने के लिए, हम लिख दिए आई, यानी कि जी के बाद क्या आना चाहिए था, एच आना चाहिए था, और हम लिख दिए क्या, आई। तो क्या करेंगे उसी समय, अगर आप पेंसिल से लिख रहे होंगे तो गलत लिख के आगे बढ़ जाएंगे, अगर गलत लिख के आगे बढ़ जाएंगे तो पूरा कंसेप्ट का उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस आई को क्या करना चाहिए, यहीं पे रहने दिया जाए या मिटा दिया जाए, यहीं पे रहने दिया जाए या मिटा दिया जाए, तो मिटा दिया जाए। कलम से लिख रहे हो तो व्हाइटनर लगा दिया जाए, अरे कुछ तो किया जाए कि छोड़ दिया जाए। अगर छोड़ दिया जाए तो यही आपके कॉपी में मोस्टली होता है, और फिर नीट में नेगेटिव मार्क्स लाते हो और कहते हो टीचर गलत पढ़ा दिए, जबकि गलती तो तुम्हारी भी होती है। गलती तुम्हारी भी होती है कि जब वो चीजें लिखवा रहे होते हैं, नोट्स दे रहे होते हैं, तो उसको आप कॉपी गलत कर लेते हैं, कॉपी गलत कर लेते हैं तो मार्क्स निगेटिव हो जाता है, आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है और फिर आप पछताते रहते हैं। लेकिन डीएनए अगर गलती कर दिया तो सीक्वेंस इधर का हो जाएगा उधर, और डीएनए का सीक्वेंस अगर इधर का उधर हो गया तो जीन का सीक्वेंस हो जाएगा इधर का उधर, और अगर जीन का सीक्वेंस इधर उधर हो गया तो आरएनए का सीक्वेंस हो जाएगा इधर उधर, क्योंकि जीन आरएनए बनाता है, और आरएनए का सीक्वेंस अगर इधर से उधर हो गया तो प्रोटीन का सीक्वेंस गड़बड़ा जाएगा, और अगर गलत प्रोटीन बन गया तो हमको बीमारी हो जाएगा, मौत भी हो सकती है। इसका मतलब डीएनए पे छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसमें गलती होना बर्दाश्त किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। लेकिन लिखने का काम, नया नया न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम यही भाई साहब कर रहे हैं। तो इन्हीं भाई साहब के हाथों में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि भाई अगर गलती जोड़ दिए हो मिटाओ, गलती जोड़ दिए हो मिटाओ। देखो आई लिख के तो आगे बढ़ गया, यानी कि इधर 5' से लिखना चालू किया था और यहाँ कहां बढ़ गया, 3' पे बढ़ गया, यानी कि लिखना था एच, लिख दिया आई, लेकिन कौन से इंड पे पहुंच गया, 3'। तो क्या आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ये 3' से वापस लौटेगा कि चल 3' से वापस इधर मुड़ेगा। अभी इधर चल रहा था, इधर जोड़ते हुए जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया जोड़ दिया, गलत, वापस यहाँ पे गलत, तो वापस मुड़ा, और वापस मुड़ा तो ये आई वाले को यहां से काट के हटा देगा, आई वाले को, अब आगे नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, इस आई वाले को यहां से मिटाएगा। लो मिटाओ, आई वाले को मिटाया, तो देखो इंड पे ना मिटाया, 3' इंड था ना, इंड पे मिटाया, क्या हटाया, न्यूक्लियोटाइड हटाया। इंड पे न्यूक्लियोटाइड हटाने वाले एंजाइम को कहते हैं एक्सोन्यूक्लिएज। देखो जो डीएनए से न्यूक्लियोटाइड हटाता है उसको न्यूक्लिएज कहते हैं, जो बीच में कहीं से हटा देगा उसको कहेंगे इंडोन्यूक्लिएज, और जो इंड से हटाएगा उसको क्या कहेंगे, एक्सोन्यूक्लिएज। तो बताओ तो डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि नहीं करता है, करता है। किधर से किधर करता है, 5 से 3 करता है कि 3 से 5 करता है, तो बोलोगे सर 3 से 5 करता है। बताओ समझ में आया कि नहीं, कर दिया, मिटा दिया, और मिटाने के बाद फिर देखो इधर से जा रहा था, जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए जोड़ते हुए गलती,
लौट पलट गया, मिटा दिया, मिटाने के बाद फिर पलट गया, और पलटने के बाद यहां क्या लिख देगा, यहां पे H लिख देगा। जैसे तुम रबड़ से ऐसे लिख रहे हो लिख रहे हो लिख रहे हो, रबड़ इधर से चलाओगे, मिटा दिए, फिर इधर पेंसिल पलटो और फिर आगे लिखते चले जाओ। यानी कि ये 5 से 3 लिखा, 3 से 5 मिटाया, और फिर 5 से 3 जो है लिखना चालू कर दिया। यानी कि 3 से 5 मिटाया ना जी, मिटाया ना। एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी परफॉर्म किया कि नहीं किया, किया। इसी को ना प्रूफ रीडिंग कहते हैं। ये प्रूफ रीड किया कि नहीं किया, यानी कि जब वो जोड़ रहा था तो दिमाग एकदम होश में रखते हुए जोड़ रहा था। अगर गलत जुड़ा तो आदमी मर जाएगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर। तो गलत नहीं जोड़ने देंगे, नहीं तो कुछ नए हो जाएगा, कुछ अलग ही बन जाएगा, तो नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि प्रूफ रीडिंग का भी काम कौन संभालता है, डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये सिर्फ सिंथेसाइज नहीं करता है, ऑल्सो हैव एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, also have exonuclease एक्टिविटी। इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो प्रूफ रीडिंग में मदद करता है, जो प्रूफ रीडिंग में मदद करता है, और डीएनए के रिपेयर में भी मदद करता है। गलती से कुछ जुड़ गया हो तो उसको काट के वहां रिपेयर करने का भी काम कौन करता है, यही करता है। यानी कि अब आपसे कोई पूछेगा डीएनए पॉलीमरेज के कितने काम है, तो खाली पॉलीमराइजेशन मत बताइएगा, बोलिएगा पॉलीमराइजेशन तो करबे करता है, लेकिन उसके अलावा वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी रखता है। इसीलिए 4 और 5 नहीं बता रहे थे। बोले थे ना कि डीएनए पॉलीमरेज 5 प्रकार का होता है, 1 2 3 4 एंड 5। जो चौथा पांचवा वाला है ना, उसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होता है, वो एंजाइम के वाई क्लास से बिलोंग करता है, इसलिए वो आपके सिलेबस के बहुत बाहर है, इसलिए उसको इग्नोर कर दिए हम, है ना। तो आपके लिए याद रखना है 1 2 और 3, इन तीनों साहब के पास दोनों काम है। ये पॉलीमेराइजेशन भी करता है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। बताओ पॉलीमेराइजेशन किधर से किधर करेगा, 5 से 3। एक्सोन्यूक्लियस किधर से किधर करेगा, 3 से 5। लेकिन इस एंजाइम के डिस्कवरी के लिए साहब को नोबेल प्राइज मिला है, तो कुछ तो अलग होगा। ये दोनों ही डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस भी करता है। देखो 5 से 3 तो पॉलीमेराइजेशन करता ही है, लेकिन 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस भी कर सकता है, और 5 से 3 3 से 5 भी एक्सोन्यूक्लियस कर सकता है। ये दोनों सिर्फ 3 से 5 एक्सोन्यूक्लियस करेगा, लेकिन ये 5 से 3 भी एक्सोन्यूक्लियस करेगा और 3 से 5 भी करेगा। चलिए इसको हम यहाँ पे आपको समझ में आए इसलिए क्लियरली मेंशन कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स देते चलना, तभी हमको भी लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है हेल्पफुल इन प्रूफ रीडिंग while DNA replication गैप फिलिंग, बताएंगे गैप फिलिंग कहां करना होता है, और डीएनए रिपेयर, इन सब कामों में मदद करता है कौन सा एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और वो इनके पास इनबिल्ट होता है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास क्या एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, हाँ है। ये ऊपर वाला लाइन हमें हटाना होगा, आप अगर लिख रहे हो तो फटाफट लिख लेना, है ना। इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ एक हेडिंग डालना है मुझे। डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास कौन सा एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। चलिए क्या इसके पास पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी है, अरे बिल्कुल है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। पॉलीमरेज एक्टिविटी है, यानी कि इसके पास दोनों एक्टिविटी है, यानी कि तीनों एंजाइम के पास दोनों एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस वाला भी है और पॉलीमरेज वाला भी है। अब मुद्दा ये है कि एक्सोन्यूक्लियस कब किस डायरेक्शन में और पॉलीमराइज किस डायरेक्शन में। चलिए इसका इन बोथ 5' से 3' एंड 3' से 5'। 5' से 3' और 3' से 5' दोनों डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, लेकिन पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी इन 5' से 3', ये बोथ हो भी नहीं सकता है, ये सिर्फ 5 से 3 ही चलेगा। ये वाले का जो होता है इन ओनली 3' से 5', 3 से 5 के डायरेक्शन में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगा, इन 5' से 3', इसका तो फिक्स्ड है कि 5 से 3 ही होगा। पॉलीमरेज 3 जो होगा इन ओनली 3' से
5 डैश। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3 से 5 होगा और इन फिक्स्ड है ये तो 5 डैश से 3 डैश। चलो ये तो हो गया। लेकिन चलो एक्सोन्यूक्लियस वाला चीज तो हम समझा दिए, अब आओ मेन पॉलीमराइजेशन। तीनों पॉलीमराइजेशन कर रहा है तो बोलोगे सर तीनों कर रहा है तो तीनों जुड़ेगा क्या? नहीं, तीनों का कुछ तो महत्व होगा, यानी कि तीनों के काम करने का तरीका। अब 3 बच्चे हैं क्लास में, अब तीनों लिखते हैं तो कोई एक स्लो लिखता होगा, कोई बहुत स्लो लिखता होगा और कोई बहुत तेज लिखता होगा। मान लो जो बहुत तेज लिखता होगा और हमको कोई चीज कम समय में लिखवाना है तो किसको प्रीफर करेंगे? कम समय कम है ना जी, तो किसको प्रीफर करेंगे? जो बहुत तेज लिखता है उसको प्रीफर करें कि जो एकदम आराम से पेगा पेगा के धीरे धीरे लिख रहा है उसको प्रीफर करेंगे? तो जो बहुत तेज लिखता है उसको प्रीफर करेंगे, और जो बहुत तेज लिखता है वो है नीचे वाला डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है। 1 सेकेंड में बच्चों, 1 सेकेंड में ऐड 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। तो ये कितना जोड़ता है? ऐड 50 न्यूक्लियोटाइड, ऐड 50 न्यूक्लियोटाइड प्रत्येक मिनट में, ऐड 50 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट। 1 मिनट में 50 न्यूक्लियोटाइड और 1 सेकेंड में 2000 न्यूक्लियोटाइड। इसका भी बाकी है अभी। ऐड 1000 न्यूक्लियोटाइड, ऐड 1000 न्यूक्लियोटाइड, लेकिन पर मिनट में। अब बताओ फास्ट कौन है? फास्टेस्ट कौन है? खतरनाक डीएनए पॉलीमरेज 3। तो इसके होते हुए इन दोनों को कोई भाव देगा जी? कोई भाव नहीं देगा। यानी कि अगर पॉलीमराइजेशन करवाना है तो डीएनए कहता है तू माओ जी इन दोनों को भगाओ, बहुत स्लो स्लो काम करता है, थका देता है। ये बढ़िया काम करता है, आता है फट फट लिखता है, निकल जाता है। इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, फट फट गलती किया तो फट फट सुधार भी देता है। यानी कि जो मेन रेप्लिकेज एंजाइम है वो तीनों डीएनए पॉलीमरेज को कहा जाएगा कि सिर्फ पॉलीमरेज 3 को कहा जाएगा? 3 को कहा जाएगा। तो बोलोगे ये दोनों क्या करता है? ऐसे ढोल बजाने के लिए ना, ये दोनों इन सब काम में मदद करेगा। अभी जो यहाँ लिखे थे हम, रिपेयर हो गया, गैप फिलिंग हो गया, उन सब कामों में इन दोनों साहब का मदद लिया जाएगा। लेकिन ये साहब दनादन लिखते हुए भागते हैं, बड़ा स्पीड में लिखता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेज एंजाइम ऑफ प्रोकैरियोट। अभी जो भी चल रहा है वो प्रोकैरियोट का चल रहा है। तो प्रोकैरियोट का जो मेन रेप्लिकेज एंजाइम है वो कौन है? डीएनए पॉलीमरेज 3 है, क्योंकि इसके रेप्लिकेशन का जो स्पीड है बहुत ज्यादा है बच्चों। रेप्लिकेशन का स्पीड क्या है? बहुत ज्यादा है। तो ये रहे 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज। मेन रेप्लिकेज एंजाइम कौन हो गया? डीएनए पॉलीमरेज 3 हो गया। क्लियर है? उसी प्रकार से यूकैरियोट में 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा, 5 प्रकार के होते हैं और पांचों का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे इन तीनों का अपना अलग अलग काम है, वैसे उन पांचों का भी अपना अलग अलग काम है। उस काम को लास्ट में कभी डिस्कस कर दिया जाएगा, क्योंकि वापस से वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग को मेनली जो फोकस करना है वो प्रोकैरियोटिक डीएनए पे फोकस करना है। लेकिन हम वर्बली बता दिए हैं 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट में। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ईटा। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डीएनए पॉलीमरेज बीटा, डीएनए पॉलीमरेज गामा, डीएनए पॉलीमरेज ईटा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, है ना? ये 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। चलो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये जो अभी आपके बोर्ड के सामने चीज दिख रहा है ये है प्रोकैरियोट के अंदर पाया जाने वाला डीएनए पॉलीमरेज, जो अपना काम क्या करता है? परफॉर्म करता है। ठीक है, चलो और क्या चाहिए? एंजाइम्स तो हम बता दिए, डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम चाहिए होता है। एंजाइम के अलावा और क्या चाहिए? तो भाई न्यूक्लियोटाइड नहीं दोगे? ऐड न्यू न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं यहाँ, ऐड न्यूक्लियोटाइड, ऐड न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड भी तो चाहिए। यानी कि अब हमको चाहिए न्यूक्लियोटाइड। तो क्या हमारे सेल में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? अरे बिल्कुल होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लेकिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होते हैं, जैसे डीएटीपी। अरे एटीपी भी तो न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी क्या फुल फॉर्म है जी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन मतलब एडेनिन प्लस राइबोज शुगर। तो एडेनिन प्लस राइबोज शुगर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और उसमें फॉस्फेट जोड़ दिए तो बन गया न्यूक्लियोटाइड। एटीपी तो न्यूक्लियोटाइड है ना? है।
हाँ, उसमें राइबोज शुगर है तो वो आरएनए बनाने में मदद करेगा, लेकिन हमको तो डीएनए ना बनवाना है, तो उसका नाम होगा डीएटीपी, छोटा सा डी लगा देंगे। वो डी इशारा कर रहा है कि इसके पास राइबोज शुगर नहीं है, इसके पास डीऑक्सीराइबोज शुगर है। सेकेंड कार्बन पे याद है ना सारा कुछ, सेकेंड कार्बन पे कौन नहीं है, राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पे कौन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर ये आप रिवाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो फटाफट हमारे ही चैनल पे पुराने लेक्चर्स को देखें, जिसपे पूरे नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर हम समझाए हैं बहुत बढ़िया से, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर का डिफरेंस समझाए हैं, कैसे बॉन्ड बनता है वो एक एक बॉन्ड बना के हम सिखाए हैं। समय खूब लगा है, लेक्चर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन मुद्दा मुझे लेक्चर्स की संख्या ज्यादा में नहीं आता है, मुद्दा यह है कि चीज आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम समझ में आना चाहिए। और एक बार अगर आपका बेस मजबूत हो गया और सब कुछ क्लियर हो गया तो आपको आगे का जो भविष्य होगा वो बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक ही गड़बड़ा गया, बेसिक ही रट रट के तुम निकाल दिए, तो आगे तुम उसका अर्थ नहीं समझ पाओगे, और अगर अर्थ नहीं समझ पाओगे तो बायोलॉजी को कोसते चलोगे कि बेकार सब्जेक्ट है, बेकार का ले लिए। क्योंकि रियल फ्लेवर ऑफ बायोलॉजी तो 11th से आता है, 10th तक में बायोलॉजी पढ़ाया ही क्या जाता है, वो तो बताया जाता है लो ये बायोलॉजी है, ये भी कोई विषय होता है, लेकिन असली रुतबा तो 11th से लाता है। और फिर बच्चा जो है उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं है, और एक भावना, एक फीलिंग ऑलरेडी बना दी गई है, माहौल बना दिया गया है, ये रटने वाला विषय है। हाँ, रटना तो हम बार बार बोलते हैं, रटना तो आपको अपना नाम भी पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको समझ पाइएगा, महसूस कर पाइएगा, कुछ इसके बारे में सोच पाइएगा, तो रटना आसान हो जाता है बच्चों। यही हम बार बार समझाना चाहते हैं। इसलिए लेक्चर्स की संख्या पे आप मत जाओ, हम धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि सभी लोगों को सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आए। क्लियर है? फटाफट, जल्दी का काम शैतान का होता है। चलो, तो एंजाइम्स जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अब क्या चाहिए, अगला रॉ मटेरियल न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो क्या न्यूक्लियोटाइड सेल्स में अवेलेबल होते हैं? हाँ, होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होते हैं। जैसे डीएनटीपी कहा जाएगा, डीएनटीपी मतलब डीएटीपी होगा, डीसीटीपी होगा, डीटीटीपी होगा, डीजीटीपी होगा, लेकिन यूटीपी मत बोल देना बच्चों, क्योंकि यूरासिल जो होता है ना, नाइट्रोजन बेस, वो डीएनए का कंपोनेंट नहीं होता है। यूरासिल आर ओनली फाउंड इन आरएनए, और उसकी जगह पे डीएनए में कौन पाया जाता है बच्चों? थाइमीन पाया जाता है। तो अदर रॉ मटेरियल required for replication कौन है? तो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट, दे एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ट्राइफॉस्फेट्स, that is DNTPs। क्या फुल फॉर्म होगा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड लिखना जी, न्यूक्लियोटाइड मत लिख देना। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ गया तो इसी को ना कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, इसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो ये डीएनटीपीज है। कौन कौन डीएनटीपीज होगा? तो डीएनए में होगा डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी और डीटीटीपी। डीयूटीपी एग्जिस्ट करता है? नहीं, नो एग्जिस्टेंस ऑफ डीयूटीपी, नो existence of DUTP as uracil is not present in DNA, not present in DNA। यूरासिल डीएनए में होता ही नहीं है, तो डीयूटीपी के होने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो नो एग्जिस्टेंस ऑफ डीयूटीपी, ये चार होते हैं। आप बोलोगे कि डीएनए के अंदर तो हमको न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट चाहिए था, एक ही फॉस्फेट वाला चाहिए था। अब वही बोलोगे कहाँ आप पढ़ाए हैं?
जाइए वापस अलग वीडियोस पे जाइए, पिछले वीडियोस पे जाइए, और उसमें बायोमोलिकुल्स नाम के चैप्टर का जो हेडिंग होगा उसमें न्यूक्लिक एसिड नाम का जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा होगा वो भी 2-3 लेक्चर्स में होगा। उसको ध्यान से पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि एक ही फॉस्फेट वाला चाहिए होता है। तो एक ही फॉस्फेट वाला चाहिए होता है, और कितना फॉस्फेट वाला है? 3 फॉस्फेट वाला है, तो 2 फॉस्फेट हटा दो ना, और 2 फॉस्फेट हटाओगे तो दोनों टर्मिनल वाला ही हटाओगे, और वही दोनों टर्मिनल वाला तो बॉन्ड जो होता है वो एनर्जी यील्डिंग बॉन्ड होता है। तो बताओ दोनों टर्मिनल फॉस्फेट अगर हटाओगे तो एनर्जी भी रिलीज होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये अपने जुड़ने के लिए एनर्जी स्वयं लेके आया है। एडेनिन अगर जोड़िएगा नए चेन में तो जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगा ना, तो एनर्जी ये स्वयं लेके आया है। और एनर्जी अगर ये अपना खुद लेके आया है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? तो 2 चीज समझ में आ रहा है। ये अपना एनर्जी खुद लेके चलता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड एनर्जी कैरियर भी है और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड भी है। मतलब डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ने वाला है वो न्यूक्लियोटाइड एज अ न्यूक्लियोटाइड भी बिहेव करेगा, प्लस वो एनर्जी के कैरियर का भी काम करेगा। सर्व्स एज डुअल पर्पस, सर्व्स एज डुअल पर्पस। और डुअल पर्पस क्या है? एनर्जी कैरियर भी है, एनर्जी कैरियर भी है, और न्यूक्लियोटाइड फॉर चेन इलोंगेशन, न्यूक्लियोटाइड फॉर न्यू चेन इलोंगेशन। न्यू चेन को लंबा करने में न्यूक्लियोटाइड की तरह काम करेगा और एनर्जी कैरियर की तरह काम करेगा। ये दोनों काम परफॉर्म करता है। तो देखो एक क्वेश्चन यहां भी बन सकता है कि जो डीएनटीपीज होता है वो डीएनटीपीज के रूप में क्यों होता है? तो आप बोलेंगे उसको 2 काम करना होता है, एक तो वो एनर्जी ढोने का भी काम करता है और दूसरा वो न्यूक्लियोटाइड की तरह भी काम करता है। 2 फॉस्फेट हटा देंगे तो न्यूक्लियोटाइड जुड़ने वाला बन जाएगा, और 2 फॉस्फेट हटाने से एनर्जी जो रिलीज होगा वो जोड़ने में मदद कर देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये न्यूक्लियोटाइड का अपना क्या होता है? काम होता है। तो ये था अदर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन। लेकिन एंजाइम आए और को फैक्टर ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एंजाइम तभी एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है जब उसके साथ कौन अटैच्ड होता है? को फैक्टर बच्चों, को फैक्टर। हालांकि को फैक्टर उतना ज्यादा कोई महत्व देता नहीं है उस चैप्टर के बाद, लेकिन हम तो देंगे, हम तो देंगे, क्योंकि मेरा मकसद आपको रटवाने का है ही नहीं, आपको महसूस करवा के समझा के एंड देन रटवाने का है। तो को फैक्टर तो लाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह हम को फैक्टर का उतना बड़ा महत्व बता दें बायोमोलिक्यूल चैप्टर में और बाकी सारे चैप्टर से को फैक्टर गायब कर दे, तो फिर आपके पल्ले कैसे पड़ेगा? तो को फैक्टर तो इसका चाहिए, किसको? डीएनए पॉलीमरेज को चाहिए, हेलिकेज को चाहिए, एसएसबी को चाहिए, टॉपोआइसोमेरेज को चाहिए। लेकिन हम उस एंजाइम की बात करेंगे ना जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज को कोफैक्टर चाहिए, और डीएनए पॉलीमरेज के कोफैक्टर का नाम होता है बच्चों Mg2+। डीएनए पॉलीमरेज के कोफैक्टर का नाम होता है Mg2+। बताइए रॉ मटेरियल का सिलसिला खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि डीएनए को अगर रेप्लिकेट करवाना चाहते हो तो क्या क्या चाहिए? पहले डीएनए स्वयं चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहता है हमको सिंगल स्ट्रैंडेड देगा तभी हम काम बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि इसको तोड़ने वाले, सिंगल स्ट्रैंड बनाने वाला हेलिकेज चाहिए। सिंगल स्ट्रैंड कहेगा हमको तुम बनाया है, हम दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, फिर जुड़ जाएंगे। तो दोनों को सिंगल स्ट्रैंड में बरकरार रखने वाला सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए। लेकिन जब हम एक इंड से खोल रहे होंगे तो दूसरा इंड पे सुपर क्वाइलिंग होगा, ऐठा ज्यादा जाएगा, तो उस ऐठन को कम करने के लिए वहां पे टॉपो आइसोमेरेज चाहिए जो यूक्रियोट में, और उसी के जैसा डीएनए गाइडेज चाहिए जो प्रोक्रियोट में होता है। अच्छा, इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज खाली लिखवे नहीं करता है, वो मिटाता भी है, मतलब पॉलीमराइजेशन भी करता है और एक्सोन्यूक्लिएज भी करता है, डायरेक्शन हम बता दिए। अच्छा, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड भी तो चाहिए, लेकिन न्यूक्लियोटाइड यहाँ 2 काम करता है, इसलिए वो एनटीपी के फॉर्म में होता है। एक तो वो एनर्जी के कैरियर की तरह काम करता है, और दूसरा वो न्यूक्लियोटाइड की तरह बिहेव करता है। और लास्ट चीज को फैक्टर भी तो चाहिए, जो डीएनए पॉलीमरेज का को फैक्टर है जिसका नाम क्या है? Mg2+, जो अपना एक अलग यूनिक काम करता है। और तब आपको समझ में आएगा क्यों क्यों और क्यों आपको हम रटवा रहे हैं तभी से 5' से 3' 5' से 3' 5' से 3'। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी हमने बोला बच्चों 3' पे OH फ्री होता है, इसलिए वहीं पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। लेकिन क्यों क्यों वहीं पे नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा? आखिरकार किसकी वजह से? अरे यही तो Mg2+ है, इसके बिना नहीं जुड़ेगा, Mg2+ के बिना नहीं जुड़ेगा। यानी कि Mg2+ अगर अवेलेबल है, बड़ा छोटा चीज, लेकिन अगर Mg2+ अवेलेबल नहीं है
तो क्या डीएनए पॉलीमरेज 3' न्यू न्यूक्लियोटाइड को जोड़ पाएंगे? नो, नो एंड नो। यानी कि Mg2+ का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है? अब ये टॉपिक बहुत लंबा खिंच गया, तो इसको यहीं पे विराम दिया जाए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें रेप्लिकेशन फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे कैसे होता है। मतलब माहौल तो हम इसी लेक्चर में बना दिए, लेकिन अगले वाले लेक्चर में आपको दिखाएंगे कि इन सब का इस्तेमाल करके आखिरकार रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो बताओ, इस वीडियो से पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं? चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है कि नहीं? आपके हर क्यों का जवाब आपको मिल रहा है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जो क्यों का जवाब नहीं मिल पा रहा है उसको कमेंट में लिखिए, मैं वहीं पे समझाने का कोशिश करूंगा, या अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आपका तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के भी मैं अपलोड कर दूंगा। क्लियर है? मुद्दा सिर्फ एक है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़िया से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।